इससे पहले हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि टेंसाइल टेस्ट की मदद से निकाला गया था उस पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइसन रेशो के बारे में बात करेंगे। आगे चलने से पहले हम एक मुख्तसरन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे नज़र डाल लेते हैं। ये वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो टेंसाइल टेस्टिंग से हासिल की गई है। इसका एक लीनियर पार्ट है और इसी का स्लोप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है और सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन वो इसी रेंज के अंदर यानी कि इस वाले पॉइंट से लेके पॉइंट ए तक ही वैलिड होता है। इसके आगे की जो बातें हैं फ़िलहाल हम उन पर इतना ज़ोर नहीं डालेंगे। तो ये इलास्टिक लिमिट है, यील्ड पॉइंट है, फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है और फिर रप्चर है। ये बातें हमने पहले की थी। अब हमने जो अगला टेस्ट किया जाता है और जिसके रिज़ल्ट फिर हमें मुहैया होते हैं वो बेसिकली है टॉर्शन टेस्ट की। टॉर्शन टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हम शीयरिंग स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन के दरमियान कोई रिलेशनशिप कायम कर सकें। तो बिल्कुल उसी तरह का एक स्पेसिमेन लेते हैं जिस तरह का हमने टेंसाइल टेस्ट में लिया था। मशीन मुख्तलिफ हो जाती है, उसका एक एंड पर एक एंड फिक्स कर दिया जाता है, दूसरा जो स्पेसिमेन का एंड है दूसरे एंड पे फिक्स कर दिया जाता है। मशीन का ये वाला एंड फिक्स होता है और जो दूसरा एंड है वो इस टेंसाइल टेस्ट को एक रोटेशन देता है और ये रोटेशन चूँकि नॉन होती है तो एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि हमने एक एंड पे टॉर्क दिया है और दूसरे एंड को हमने होल्ड किया। और अगर ये फिक्चर हम हटा दें और फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस स्पेसिमेन की तो वो कुछ इस किस्म की होगी। रिजल्ट में जो हम नोट करते हैं वो हम ये नोट करते हैं कि अप्लाइड टॉर्क को हम रिलेट कर लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेस टाउ से और ये जो एंगल बनता है कि अगर ओरिजिनली ये हम यहाँ पर कोई पेंट से एक लाइन लगा दें और जब टेस्ट शुरू करें तो हम देखेंगे कि ये लाइन अपने इस ओरिजिनल से पोजीशन से वो यहाँ पर आ गई और दूसरा एंड चूँकि फिक्स है तो दूसरे एंड पर वो वहीं के वहीं है। तो लिहाजा ये एंगल जो बनता है ये वाला एंगल कह लें या ये वाला एंगल कह लें ये हमें एक तरह का शेयरिंग स्ट्रेन का आइडिया देता है। तो जिस तरह हमने टेंसाइल टेस्ट में हमने प्लॉट किया शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन को इसी तरह प्लॉट कर लिया जाता है और एक ये टिपिकल प्लॉट स्टील मटेरियल का आपके सामने है। बिल्कुल इसी तरह इसका एक इनिशियल लीनियर रेंज है, फिर यील्डिंग है और यील्डिंग काफ़ी देर तक होती रहती है, फिर अल्टीमेटली फ्रैक्चर है। तो लीनियर रेंज में हम बिल्कुल जिस तरह के हमने ई डिफ़ाइन किया था उसी तरह हम एक जी डिफ़ाइन कर लेते हैं और इस जी का नाम फिर हम रखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ पे भी आप दोबारा देख लीजिए कि शेयरिंग स्ट्रेस की यूनिट्स क्या हैं। वो शेयरिंग स्ट्रेस की यूनिट्स हैं मेगा पास्कल, शेयरिंग स्ट्रेन की यूनिट रेडियंस होती हैं, रेडियन मगर डायमेंशनलेस चीज़ है तो जी की यूनिट भी वही यूनिट होंगी जो टाउ की होंगी यानी कि मेगा पास्कल या गीगा पास्कल। और ये रिलेशनशिप हमारे लीनियर रेंज में चूँकि वैलिड होती है इसको हम मैथमेटिकली इसको इस्तेमाल करेंगे। ये जो दो टेस्ट हमने किए टेंसाइल टेस्ट और टॉर्शन टेस्ट, इससे हमें मटेरियल के बिहेवियर का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया और पूरी रेंज में अंदाज़ा हो गया। यानी कि मटेरियल अनलोडेड हालत में था, उसको लोड किया गया और लोड होते 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 यहाँ तक लोड किया कि उसको तोड़ दिया गया। टेस्टिंग के डाटा की बुनियाद पर हम कुछ मैथमेटिकल मॉडल डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए हमें उस प्लॉट का बिहेवियर पता होना चाहिए और सबसे आसान बिहेवियर ज़ाहिर है कि वो लीनियर बिहेवियर है। अच्छा चलिए हम इस पर देखते हैं कि पहला जो हमारा मॉडल है वो रिजिड मटेरियल का मॉडल है कि आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रेस लगाएं उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आती। ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक मॉडल है, बाज़ औक़ात इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है मगर जनरली ये अनरियलिस्टिक मॉडल है। ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल जो है वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल का है।
यानी कि जो आप सिग्मा लगाते रहते हैं तो किसी ख़ास रेशो से, और ज़ाहिर है कि वो जब हमें उस मटेरियल का ई पता होगा तो हमें ये पूरा बिहेवियर पता चल जाएगा। उसी ख़ास बिहेवियर पर स्ट्रेन आती रहती है। अगला मॉडल ये है कि मटेरियल इलास्टिक तो है मगर एक ख़ास रेंज तक इलास्टिक है, उसके बाद वो बिल्कुल परफेक्टली प्लास्टिक हो जाता है। यानी कि मटेरियल कोई ज़्यादा एडिशनल स्ट्रेस नहीं ले सकता, लेकिन वो एक डिफ़ॉर्म होना शुरू हो जाता है। अब आप अगर फ़ौरन इस पर से अनलोड ना करें तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होती रहेगी। इसकी चूँकि इस पार्ट की हम इक्वेशन लिख सकते हैं तो ये भी एक अच्छा मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है। एक और मैथमेटिकल मॉडल जो है वो इससे मुख्तलिफ है पिछले वाले से, बल्कि उसमें ये है कि इलास्टिक बिहेवियर तो है, लेकिन यील्डिंग के बाद बिहेवियर जो है वो स्ट्रेन हार्डनिंग प्लास्टिक है। यानी कि प्लास्टिक रेंज में मटेरियल चला जाएगा लेकिन वो लोड भी लेता रहेगा। तो और यहाँ से जो यील्डिंग पॉइंट से लेकर आगे तक की कोई क्वाड्रेटिक बिहेवियर वगैरह है तो उसकी भी इक्वेशन वगैरह लिखी जा सकती है सिग्मा और एप्सिलॉन की। तो ये मटेरियल भी बाज़ औक़ात अगर आपने मटेरियल की कैलकुलेशन वगैरह करनी हो स्ट्रक्चर की या किसी मटेरियल की नॉन लीनियर रेंज में, तो इस तरह का मॉडल जो है वो भी कारआमद समझा गया है। तो ये भी एक मैथमेटिकल मॉडल है मटेरियल बिहेवियर का। और आखिर में एक और मॉडल वो ये है कि स्ट्रेट लाइन बिहेवियर तो है, यानी कि लीनियर इलास्टिक बिहेवियर है सिग्मा यील्ड तक, मगर जब आप प्लास्टिक रेंज में हो सकते हैं तो फिर एक और स्ट्रेट लाइन उस बिहेवियर को शो करती है। अच्छा, ये 4-5 मटेरियल मॉडल जो है वो आपको समझने के लिए दिखाए गए हैं। जो भी मटेरियल है उसको जब टेस्ट करने के बाद फाइनली जो एक्सपेरिमेंटल कर्व बनती है तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल कर्व जो है वो किस मॉडल के करीब तरीन है। तो फिर हम कहते हैं कि हम जो है अपने जो कैलकुलेशन के लिए फिर हम इस पर्टिकुलर मॉडल को इस्तेमाल कर लेंगे, और वो जो मटेरियल बिहेवियर है, ये स्ट्रक्चर बिहेवियर को हम कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से या कैलकुलेशन की मदद से बहुत क्लोजली कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पॉइसन रेशो। बाद वक़्त इसको पॉइसन रेशो इफ़ेक्ट भी कहते हैं। अब ये हमारा तजुर्बा है कि अगर कोई एक्सियल मेंबर है, जैसे कि आपके सामने एक ही एक्सियल मेंबर शो हो रहा है, उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है जो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस की फॉर्म में शो हो रहा है, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर अगर हम फोर्स P लगाएं तो ज़ाहिर है कि दूसरे एंड पर भी एक फोर्स P लग जाएगी जो कि यहाँ पर शो हो रही है। अब इस फोर्स P की वजह से इसकी लंबाई, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो लंबाई है उसमें तो इजाफा हो जाएगा, लेकिन जो बाकी दोनों डायरेक्शनों में वाई डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन में जो लंबाई है इसमें कमी होगी। हालांकि उन दोनों डायरेक्शनों पर तो चूँकि कोई स्ट्रेस या फोर्स तो लगी नहीं थी, तो उनमें क्यों कमी हो गई? तो ये वाली बात जो है कि आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो दूसरी डायरेक्शन में भी स्ट्रेन हो जाती है, इसको पॉइसन रेशो इफ़ेक्ट कहा जाता है। ये एक और एक्सियल मेंबर है और ये इसके क्रॉस सेक्शनल जो है वो सर्कुलर शेप का है, और इसको अगर हम पुल करें एक्सियल डायरेक्शन में जैसे फोर्स P और फोर्स P लगा के, तो इसके डायमीटर में कमी वाक़ हो जाती है। ये भी पॉइसन रेशो इफ़ेक्ट के वजह से ही है। तो हर मटेरियल का पॉइसन रेशो इफ़ेक्ट अलग होता है और उसको कैलकुलेट करने के लिए टेस्टिंग ही करनी पड़ती है। टेस्टिंग की नेचर भी एक्सियल ही है, यानी कि आपने एक लेट से प्लेट ली और उस प्लेट पर आपने एक डायरेक्शन में, यानी लेट से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में आपने स्ट्रेस सिग्मा लगा दी, और जब आपने ये सिग्मा स्ट्रेस लगाई तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसकी लंबाई में तो इजाफा हो गया है मगर इसकी चौड़ाई में कमी हो गई है। तो ये लंबाई में इजाफा स्ट्रेन की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, और इस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो लंबाई में कमी हुई है वो भी स्ट्रेन के डायरेक्शन में मेजर की जा सकती है। अब इन दोनों स्ट्रेन का जो रेशो है
उसको अगर एक -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पॉइसन रेशो इफेक्ट या न्यू कहलाता है। माइनस साइन की वजह यह है कि एप्सिलॉन वाई नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई में कमी हुई है, यहाँ पर लंबाई में इजाफा हुआ है। तो पॉइसन रेशो को पॉजिटिव रखने के लिए फिर एक नेगेटिव यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब जो टेस्टिंग हमारी बताती है कि जनरली मटेरियल का पॉइसन रेशो जो है वो 0.3 के लगभग होता है, किसी का 0.31 होगा, किसी का 0.32 होगा या 0.27 होगा, लेकिन जनरली 0.3 पॉइसन रेशो की वैल्यू होती है। यहाँ पर हमने स्ट्रेन दिखाई है, ये स्ट्रेन दिखाई है, ये स्ट्रेन दिखाई है, और यहाँ पर हमने स्ट्रेस दिखाई है। लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन या हमारा डाटा या हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो हमें यहाँ पर फोर्स की फॉर्म में दिया होगा और वो हमसे कहेगा हमें चेंज इन लेंथ बताओ, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि फिर हमें स्ट्रेन को ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई करके उसको हम टोटल चेंज इन लेंथ बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी बेसिकली पॉइसन रेशो जो है वो है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसको अगर हम डिवाइड करें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है, शर्त यह है कि जो स्ट्रेस है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो। अगर आप इस तमाम सिनेरियो को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये मामला यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव एप्सिलॉन एक्स ओवर एप्सिलॉन वाई हो जाएगा। वजह ये होगी कि अब आप फोर्स वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन की वजह से जो स्ट्रेन है वो नीचे हो जाएगी, और एक्स डायरेक्शन जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसकी स्ट्रेन इसके ऊपर आ जाएगी, अपस्टेयर्स में आ जाएगी। और फिर आप पॉइसन रेशो जो है वो डिफाइन कर लेंगे इस डायरेक्शन के हिसाब से। क्योंकि ये मटेरियल जो है वो सेम ही है, स्टील तो स्टील ही है, तो ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा। ये नंबर एक दफ़ा निकाल दिया गया तो ये नंबर चेंज नहीं होगा। हाँ, आप एप्सिलॉन वाई अगर आपको नहीं मालूम और एप्सिलॉन एक्स आपको मालूम है तो आप एप्सिलॉन वाई निकाल सकते हैं, और एप्सिलॉन एक्स आपको मौजूदा हालत में इसलिए मालूम होगा क्योंकि आप सिग्मा एक्स आपने लगाया है, तो सिग्मा एक्स को जब आप ई से डिवाइड करेंगे तो आपको एप्सिलॉन एक्स आ जाएगा। एप्सिलॉन एक्स को आप न्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन वाई आपको मिल जाएगा। तो ये एक छोटी मोटी जो कंसिडरेशन है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पॉइसन रेशो इफेक्ट क्या होता है और पॉइसन रेशो क्या होता है, और पॉइसन रेशो भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। अब तक जो हम मुख्तलिफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ निकाल चुके हैं वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसन रेशो, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और परसेंटेज एलोंगेशन वगैरह। इसके अलावा हमने लीनियर रेंज में हमने जो है वो कुछ इक्वेशनें भी डेवलप की हुई हैं, मसलन सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, अगर सिग्मा एक्स अप्लाई हो रही है तो ई इंटू एप्सिलॉन एक्स। इसी तरह हमने किया हुआ टाओ इज इक्वल टू जी इंटू गैमा, ये हमने डिफाइन किया हुआ है, और पॉइसन रेशो माइनस एप्सिलॉन वाई ओवर एप्सिलॉन एक्स, जबकि अप्लाइड हमने किया है सिग्मा एक्स इज अप्लाइड, तब हमने ये निकाला है। लेकिन हमें ये पता है कि ये न्यू हमें अब पता चल गया है कि ये 0.3 होता है। तो लेट्स से अगर हमने सिग्मा एक्स अप्लाई किया हुआ है तो हम एप्सिलॉन एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है, जी हमें पता है, न्यू हमें पता है, तो एप्सिलॉन एक्स निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन एक्स अगर हमें पता चल जाए तो हम एप्सिलॉन वाई निकाल सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि अगर किसी एक्सियल मेंबर पर अगर स्ट्रेस या फोर्स लगी हुई है तो इसकी डिफॉर्मेशंस एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में क्या होंगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी क्लियर हो गए होंगे।